ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही आकाश ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी, संध्या अपने आप पर काबू न रख पाई और बदले में संध्या ने भी कैलाश अधिकारी के ऊपर रेज चार्जेस लगाने की धमकी दे दी। आकाश यह बात समझ चुका था कि अब तक संध्या यह बात जान चुकी है कि कहीं न कहीं श्रेया और कैलाश अधिकारी के बीच के संबंध सुधरने लगे हैं और वो उसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। मगर आकाश कानूनी दांव पेच अच्छी तरह जानता था। आकाश ने संध्या से पूछा, क्या आप जानती हैं आप क्या कर रही हैं? आप तो इल्जाम लगा रही हैं, वह बेहद संगीन है। आपके पास कोई प्रूफ है? तभी संध्या ने एक बेबस और लाचार औरत की तरह सबके सामने अपनी झोली फैलाते हुए कहा, अब आप लोग ही बताइए कि ये कमजोर औरत अपने ऊपर सालों पहले हुए बलात्कार का प्रूफ कहाँ से लेकर आए? फिर अचानक ही श्रेया की ओर मुड़ती हुई संध्या ने कहा, मगर एक सबूत है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। वह यह है कि कैलाश अधिकारी की बेटी है और यही उस बात का सबूत भी है कि कैलाश अधिकारी ने सालों पहले मेरे ऊपर जबरदस्ती की थी। रोती हुई संध्या ने आसपास खड़े लोगों की सिंपैथी अपनी ओर खींच ली थी। आकाश भी इस बार काफी नर्वस लग रहा था। आकाश की परेशानी यह थी कि अभी जो चार्जेज कैलाश अधिकारी पर लगे थे वह मामूली डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी के चार्जेज थे, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा कैलाश अधिकारी को 2 या 3 साल की सजा सुनाई जा सकती थी। लेकिन अगर अदालत में यह साबित हो गया कि कैलाश अधिकारी ने संध्या के ऊपर बलात्कार किया था तो कैलाश अधिकारी के लिए मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाती। न सिर्फ कैलाश अधिकारी को अपनी पूरी जिंदगी जेल के पीछे बितानी पड़ती, बल्कि श्रेया के ऊपर भी एक बलात्कारी की बेटी होने का दाग हमेशा के लिए लग जाता। प्रकाश मित्तल अच्छी तरह से जानता था कि संध्या ने इस बार सही चाल चली थी। संध्या की एक चाल ने पूरी बाजी फिर से प्रकाश मित्तल के हाथ में थमा दी थी। इस बात का फायदा उठाते हुए प्रकाश मित्तल ने आकाश से कहा, देखो आकाश, संध्या की बातों का बुरा मत मानना। खामोखा इसमें गुलरिया परिवार की भी बदनामी होगी। मैं उसे समझा दूंगा। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर इतने सालों से हम दोनों खानदानों के बीच इतने अच्छे बिजनेस रिलेशंस रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आगे भी यह बिजनेस रिलेशंस बरकरार रहेंगे। बहुत ही सफाई से प्रकाश मित्तल ने आकाश के सामने एक बिजनेस डील रख दी थी और वह आने वाले दिनों में मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनी को बिजनेस में फायदा पहुंचाएगा। तो वह संध्या को मना लेगा कि वह कैलाश अधिकारी के ऊपर बलात्कार के चार्जेज न लगाए। प्रकाश मित्तल की बात सुनकर अब आकाश के चेहरे पर भी परेशानी साफ नजर आने लगी थी। तभी अनिका, जो अब तक कुछ खामोश खड़ी देख रही थी, वह सबके सामने आई और प्रकाश मित्तल और संध्या की ओर देखकर कहने लगी, मेरे ख्याल से आपको पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। अनिका की बात सुनकर संध्या और प्रकाश दोनों हैरान रह गए। संध्या ने अपने बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से पूछा, क्या तुम यह कह रही हो कि मैं कैलाश के ऊपर बलात्कार की चार्जेस लगवा दूं? जानती हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है? अनिका ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही पोलाइटली संध्या से कहा, जी मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है, मगर किसके लिए यह तो वक्त ही तय करेगा। अनिका की बॉडी लैंग्वेज और उसका कॉन्फिडेंस देखकर आकाश और श्रेया हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। आकाश ने धीरे से अनिका का हाथ पकड़ा और दबी आवाज में अनिका से कहने लगा, तुम जानती हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है? पापा को लंबी सजा हो सकती है। अनिका ने आकाश को अपनी आंखों से रिलैक्स रहने का इशारा किया। संध्या अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहने लगी, श्रेया अपनी जन्म देने वाली माँ को तो खो ही चुकी है, अब अपने जन्म देने वाले बाप को भी खो देगी। अगर पुलिस यहाँ आकर हमें गिरफ्तार करती है तो इतना याद रखना, मैं सचमुच कैलाश अधिकारी के ऊपर बलात्कार के चार्जेस लगवा दूंगी। संध्या की इस बात पर अनिका भी अपने दोनों हाथ फोल्ड करके संध्या की ओर आगे बढ़ी और कहने लगी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप बेशक कैलाश अंकल पर बलात्कार के चार्जेस लगवा सकती हैं, मगर आपको अदालत में यह बात साबित करनी होगी, क्योंकि कैलाश अंकल ने तो हमसे यही कहा है कि उन दिनों आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अगर आपको बलात्कार के चार्जेस लगाने हैं तो बलात्कार साबित करना होगा। कोर्ट में ऐसे कई सवाल पूछे जाएंगे जो एक औरत होने के नाते आपको शर्मिंदा कर सकते हैं। संध्या ने भी अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, जो शर्मिंदगी इतने सालों तक मैंने महसूस की है वह आने वाली शर्मिंदगी के सामने कुछ नहीं है।
अगर कैलाश को सजा मिलती है तो मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मगर एक बार जरा ध्यान श्रेया से भी पूछ लो कि क्या वो अपनी माँ के साथ साथ सालों बाद मिले अपने बाप को भी खोने के लिए तैयार है। अनिका ने भी इस बार अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए संध्या से कहा, आप उसकी फिक्र छोड़िए, अपनी फिक्र कीजिए। अगर आप कोर्ट में यह साबित नहीं कर पाए कि कैलाश अंकल ने 25 साल पहले आप पर बलात्कार किया था, तो फिर इतना याद रखें कि फिलहाल उन्हें जिस केस के तहत अंदर किया गया है उसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल की सज़ा होगी। उसके बाद वह जेल से निकलकर आपकी क्या हालत करेंगे यह तो आप अच्छी तरह जानती ही होंगी। वो फिर से एक इंटरनेशनल डॉन बन जाएंगे, फिर से बेहद खूंखार और खतरनाक हो जाएंगे। अनिका की यह बात सुनकर प्रकाश और संध्या दोनों के हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। संध्या अच्छी तरह जानती थी कि कैलाश अधिकारी अगर फिर से जेल से बाहर आ गया तो वह क्या कर सकता था, मगर फिर भी हिम्मत करके संध्या ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, वह मेरा तब कुछ बिगाड़ पाएगा जब वह जेल से बाहर आएगा। बलात्कार के जुर्म में उसे इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि सलाखों के पीछे वह अपना दम तोड़ देगा। अनिका ने इस बार संध्या को समझाते हुए कहा, मगर इन सब के लिए आपको अदालत में सबूत देने होंगे। क्या कोई सबूत है आपके पास? अनिका की बात सुनकर न सिर्फ संध्या बल्कि प्रकाश मित्तल और आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए। ऐसा लगने लगा था जैसे वहीं गुलेरिया हाउस के बाहर अदालत लग चुकी थी। सबकी नजरें अब संध्या के अगले जवाब पर थी। कुछ देर तक सोचने के बाद संध्या फिर से जोर जोर से रोने लगी और सबसे कहने लगी, अब आप लोग ही बताओ कि ऐसे बात का सबूत 25 साल बाद कहाँ से लाऊं? मगर भले ही मेरे पास मेरे ऊपर हुए बलात्कार का सबूत न हो, मेरे पास एक सबूत जरूर है। संध्या की बात सुनकर इस बार अनिका भी चौंक गई थी। अनिका के हाथ में वह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जरूर थी, मगर वह सुनना चाहती थी कि आखिर संध्या किस सबूत की बात कर रही थी। संध्या ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, 25 साल पहले कैलाश अधिकारी ने मेरी आंखों के सामने लोकेश नाम के एक आदमी का खून किया था। लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना तो उसके लिए ऐसा मजाक था। बहुत ही खतरनाक गुंडा था कैलाश अधिकारी। अरे ऐसी कई जानें ली होगी उसने। लोकेश की जान लेने के बाद ही तो वह देश छोड़कर फरार हो गया था। ऐसे इंसान के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना तो बहुत आसान होगा। अनिका के हाथ में काफी वक्त से डीएनए रिपोर्ट थी, मगर वह इतनी जल्दी रिपोर्ट सबके सामने नहीं पढ़ने वाली थी। कहीं न कहीं वह सबके सामने संध्या के मुंह से सच उगलवाना चाहती थी। कैलाश अधिकारी के बारे में काफी देर तक इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद अनिका और उसकी टीम को कोई सुराग नहीं मिले थे, मगर आज संध्या के मुंह से सच उगलवाकर अब अनिका कड़ी से कड़ी को जोड़ने लगी थी। अनिका काम पूरा हो चुका था। अब सबके सामने उसकी असलियत लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अनिका सबके सामने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पढ़ती वहां पुलिस आ पहुंची। आकाश ने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया था। आकाश के पास प्रकाश मित्तल के खिलाफ बहुत कुछ ऐसे सबूत थे जिससे प्रकाश मित्तल की सरकार के साथ की हुई टैक्स की चोरी और बाकी गबन पकड़े जा सकते थे। जब पुलिस ने धोखाधड़ी का चार्ज लगाकर सबके सामने प्रकाश मित्तल को अरेस्ट किया तो संध्या बौखला गई। इंस्पेक्टर को रोकते हुए संध्या ने श्रेया की ओर देखकर कहा, अगर प्रकाश को सजा हुई तो मैं यहीं सबके सामने अपनी जान दे दूंगी। जन्म देने वाली माँ को अपनी आंखों से तुम मरते हुए देखोगी और जिंदगी भर के लिए तुम्हारे ऊपर यह कलंक श्राप बनकर लगा रहेगा कि तुमने अपनी मर्जी से अपनी माँ को मरने दिया। पुलिस के साथ साथ आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से संध्या को देखने लगे, मगर इससे पहले कि संध्या कोई कदम उठाती, अनिका ने अपने हाथ में रखी फाइल लोगों को दिखाते हुए कहा, श्राप तो तब लगेगा जब यह सचमुच श्रेया की माँ होती। मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वह प्रकाश मित्तल के साथ साथ संध्या मित्तल को भी हिरासत में ले ले। एक छोटी सी बच्ची को जबरदस्ती अपने साथ रखकर पूरा बचपन उस पर अत्याचार करने के जुर्म में। अनिका यह कहते हुए डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर के हाथ में थमा दिया। पुलिस ऑफिसर ने अच्छी तरह डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पढ़ने के बाद वह रिपोर्ट आकाश गुलेरिया के हाथ में सौंप दी। श्रेया अनिका की बात सुनने के बाद शौक होकर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते हुए देख रही थी। आकाश के हाथ में डीएनए रिपोर्ट आते ही श्रेया ने वो रिपोर्ट उससे छीन ली। रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा था कि दोनों सैंपल आपस में मिल नहीं रहे थे और दिए गए डीएनए सैंपल जिनके थे वो एक दूसरे के साथ रिश्ते में नहीं बंधे थे। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट पढ़ने के बाद श्रेया हैरानी से अनिका की ओर देखने लगी। श्रेया के मन में उठ रहे सारे सवाल
अनिका अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि आज से कुछ महीनों पहले खुद अनिका भी उसी जगह खड़ी थी जहां आज श्रेया खड़ी थी। श्रेया आज डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के अंदर अपना वजूद ढूंढ रही थी। कौन थी वह आखिर? संध्या के साथ उसका क्या रिश्ता था? बचपन से लेकर आज तक संध्या ने उसे बताया था कि वही उसकी माँ थी। संध्या ने श्रेया के ऊपर काफ़ी जुल्म किए थे, मगर जब भी श्रेया संध्या से सवाल पूछती कि आखिर माँ होने के बावजूद वह उस पर इतने जुल्म क्यों करती है, तब हमेशा संध्या ने उसे एक ही बात समझाई थी कि वह उसकी ज़िंदगी के लिए एक श्राप है और इस श्राप की भरपाई वह तभी कर पाएगी जब जिंदगी भर के लिए श्रेया संध्या और प्रकाश मित्तल की सेवा करेगी। संध्या की कही हुई बातें और संध्या पर किए हुए अत्याचार की यादें अचानक श्रेया के मन में ताजा हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। श्रेया ने जब से होश संभाला था तब से उसे यही बताया गया था कि संध्या ही उसकी माँ है। आज इतने सालों बाद इस झूठ से जब पर्दा उठा, तब सच को तलाशने की बजाय श्रेया को अपने साथ हुए धोखे पर ज़्यादा विश्वास हो रहा था। इस वक्त श्रेया का सिचुएशन उस था जहां इंसान को पता होता है कि एक चीज़ उसके दिल का वहम है, फिर भी वह उसे हकीकत समझकर उसी के साथ जीना चाहता है, और वो सच जो उसकी ज़िंदगी के लिए अब नया होगा उसे अपनाने से डरता है। श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। संध्या पूरी तरह से बौखला चुकी थी। अनिका की बात सुनने के बाद संध्या ने पुलिस इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे आप लोग इस लड़की की बातों में कहाँ आ गए? यह लड़की झूठ बोल रही है। अरे ऐसे कैसे आप लोग विश्वास कर सकते हो किसी की बात पर? झूठे हैं वह रिपोर्ट, गलत है वह डॉक्यूमेंट। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर ने संध्या से कहा, देखिए वह रिपोर्ट एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से प्रमाणित की गई है, वह रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। पुलिस इंस्पेक्टर की बात सुनकर संध्या की बौखलाहट और ज़्यादा बहने लगी। लोगों की ओर देखकर संध्या ने कहा, क्या आप लोग एक माँ की बजाय झूठी रिपोर्ट को सही मानेंगे? अगर आप लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं होता तो देखिए हम दोनों के चेहरे की ओर। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम दोनों बिल्कुल सगी माँ बेटी जैसे लगते हैं? मेरी शक्ल जितनी नताशा से नहीं मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा श्रेया से मिलती है। श्रेया और संध्या दोनों ही की ओर देखकर लोग भी संध्या की बात को झुठला नहीं सकते थे। संध्या और श्रेया काफ़ी हद तक माँ बेटी लगते थे। संध्या की बात काफ़ी हद तक सही थी। लोग भी अगर श्रेया और संध्या को साथ खड़े देखें तो यही कहेंगे कि दोनों माँ बेटी है। हालांकि संध्या श्रेया जितनी खूबसूरत नहीं थी, मगर यह कहा जा सकता है कि दोनों के फेशियल फीचर काफ़ी हद तक मिलते थे। आसपास खड़े लोग मन ही मन सोचने लगे कि शायद आकाश गुलेरी ने अपना पावर इस्तेमाल करके झूठे डीएनए रिपोर्ट बनवाए हो। इतने पावरफुल फैमिली के लिए ऐसा करना काफ़ी आसान था। अनिका कुछ देर तक खामोश खड़ी संध्या को देखती रही। संध्या इंस्पेक्टर के पास जाकर कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब, मुझे लगता है अभी के अभी आपको इस लड़की अनिका को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाकर इस तरह से सबके सामने माँ बेटी के रिश्ते में जानबूझकर कड़वाहट पैदा करने की कोशिश कर रही है। या लड़की? इंस्पेक्टर खुद भी इस बात से हैरान थे। जो बात रिपोर्ट में लिखी थी और उनकी आंखों के सामने जो असलियत थी, वो दोनों मैच नहीं कर रही थी। श्रेया की शक्ल काफ़ी हद तक संध्या से मिलती जुलती थी। खुद श्रेया भी संध्या की बात को सुनने के बाद रिपोर्ट्स पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रही थी। श्रेया के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी कन्फ्यूजन नजर आ रहा था। श्रेया ने अनिका की ओर देखकर धीरे से पूछा, क्या तुम इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर हो? अनिका ने श्रेया के हाथ से डीएनए रिपोर्ट लेने के बाद लोगों को रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, इस रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा है वह बिल्कुल सच है। अगर आप लोग चाहें तो खुद भी इस बात की जांच कर सकते हैं। रिपोर्ट यही निकलेगी, क्योंकि सच यही है कि यह औरत जो आपके सामने श्रेया की माँ होने का ढोंग कर रही है, वह दरअसल श्रेया की माँ नहीं है। इन्होंने श्रेया को जन्म नहीं दिया है। हाँ, इन्होंने श्रेया को पाला जरूर है, मगर बचपन में श्रेया के साथ क्या कुछ हुआ है, यह बात तो आप सबसे छिपी नहीं है। आप लोग ही सोचिए, क्या कोई माँ अपने बच्ची के साथ इस तरह का सलूक कर सकती है? अनिका की बात को काटते हुए संध्या ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ, यह कैसे हो सकता है कि अगर मैं इसकी माँ नहीं हूँ तो इसकी शक्ल मुझसे मिलती जुलती है? क्या चेहरा कभी झूठ बोल सकता है? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मैं अपने चेहरे पर नकाब लगाकर घूम रही हूँ? संध्या की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अनिका का जवाब सुनकर आकाश और श्रेया हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। लोग भी अनिका की बात समझ नहीं पा रहे थे।
संध्या जो उनके सामने खड़ी थी उसे देखकर कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने किसी तरह का कोई नकाब पहन रखा था। फिर अनिका ऐसी बातें क्यों कर रही थी, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। मगर भीड़ के बीचों बीच खड़े प्रकाश और संध्या यह बात सुनकर चौंक गए। प्रकाश और संध्या के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी थी। संध्या के चेहरे की घबराहट इंस्पेक्टर और संध्या के ठीक बिल्कुल सामने खड़े आकाश ने देख ली थी। संध्या बस अब चुपचाप अनिका की आगे की बात का इंतजार करने लगी। आसपास खड़े लोग आपस में यह बात करने लगे कि शायद ऐसा हो सकता है कि बचपन में ही प्रकाश और संध्या ने श्रेया के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करा ली हो। मगर ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं था क्योंकि अगर बचपन में किसी बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसका चेहरा बदल दिया जाए तो बढ़ती उम्र के साथ वो चेहरा फिर से बदल जाएगा। मगर इस वक्त संध्या और श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों सगी माँ बेटी थी। जब श्रेया भी अपने मन में यह बात सोचने लगी तब अचानक ही उसे एक बात स्ट्राइक हुई। अनिका की ओर देखकर दबी हुई आवाज में श्रेया ने अनिका से पूछा, तो क्या तुम यह कहना चाहती हो कि इन्होंने। इससे पहले कि श्रेया अपनी बात पूरी करती, अनिका ने सबके सामने अनाउंस किया, यह औरत जो इस वक्त यह दावा कर रही है कि मेरी दोस्त श्रेया उसकी बेटी है, दरअसल वह औरत एक बहुरूपिया है। सालों पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाकर इसने अपना चेहरा बदल दिया था। इस औरत ने वह चेहरा अपनाया जो चेहरा असलियत में श्रेया की सगी माँ का था। अनिका की बात सुनकर श्रेया को ऐसा लगने लगा था जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली थी। श्रेया लगभग चक्कर खाकर जमीन पर गिरने वाली थी। तभी आकाश ने श्रेया को सहारा देकर संभाल लिया। आकाश ने धीरे से श्रेया को सिक्योरिटी गार्ड के केबिन के बाहर एक सीढ़ी पर बिठा दिया। आकाश खुद भी अपने आप को मुश्किल से संभाल पा रहा था। आसपास जमा भीड़ को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई ऐसी सस्पेंस क्राइम थ्रिलर देख रहे थे। अब उन्हें इस बात का इंतजार था कि आखिर यह सब कुछ संध्या ने कैसे किया था और क्या वजह थी ऐसा करने के पीछे। लोगों की भीड़ के बीच खड़े प्रकाश, मित्तल और संध्या यह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो राज पिछले 25 साल से उनके दिल के अंदर दफन था वह राज आखिर अनिका तक पहुंचा कैसे। प्रकाश और संध्या के चेहरे से पसीना टपकने लगा था। प्रकाश का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना विनाश अपनी आंखों के सामने दिख रहा था। किसी भी वक्त प्रकाश को दिल का दौरा पड़ सकता था। हड़बड़ाती हुई आवाज में संध्या ने अनिका से पूछा, तुम्हें कैसे पता है यह सब। संध्या ने जैसे ही यह कहा पुलिस समझ चुकी थी कि जरूर अनिका की बातों में सच्चाई थी और इसीलिए संध्या इस तरह रिएक्ट कर रही थी। पुलिस को अपनी ओर शक की निगाहों से देखते हुए जब संध्या ने देखा तो तुरंत अपनी बात बदलते हुए संध्या ने अनिका से कहा, मेरा मतलब है तुम कैसे कह सकती हो यह सब कुछ। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुमने उस औरत की शक्ल अपना ली जो श्रेया की माँ थी, श्रेया की माँ की जगह ले ली। अनिका की बात बीच में रोकते हुए संध्या चिल्ला चिल्लाकर लोगों से कहने लगी, बिल्कुल झूठ बोल रही है यह सब कैसे हो सकता है। अरे ये औरत मुझसे मेरी बेटी को दूर करने के लिए कुछ भी बोले चले जा रही है। जब इसे पता चला डीएनए रिपोर्ट वाला झूठ पकड़ा जाएगा तो एक और झूठ बोल दिया इस लड़की ने, मगर यह वाला झूठ तो पहले वाले झूठ से भी ज़्यादा आसानी से पकड़ा जाएगा। इस बेवकूफ़ लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए। इस बार संध्या की बात सुनकर अनिका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाई। वह इस बार अच्छी आवाज़ में संध्या पर बरस पड़ी, सज़ा तो उन्हें मिलनी चाहिए जो किसी और का चेहरा अपनाकर उसकी बेटी को जिंदगी भर सताते रहे। सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए क्योंकि तुमने मासूम से श्रेया का पूरा बचपन बर्बाद कर दिया, उसकी माँ की शक्ल अपनाकर, उस औरत की शक्ल अपनाकर जो 25 साल पहले गुजर चुकी है। अनिका की बातें अब संध्या के लिए ज़्यादा शॉकिंग होती जा रही थी। वो अपने कदम पीछे लेते हुए अनिका से कहने लगी, यह सब कैसे कह सकती हो तुम, क्या सबूत है तुम्हारे पास। सबूत तो तुम खुद हो। भले पहले ही श्रेया की माँ मर चुकी है मगर तुम जिंदा हो और तुम्हारा शरीर ही तुम्हारे गुनाहों की गवाही देगा। जो चेहरा तुम लिए घूम रही हो वह चेहरा तुम्हारा नहीं है, जो नाम लेकर घूम रही हो वह नाम भी तुम्हारा नहीं है। असली संध्या 25 साल पहले गुजर चुकी है और जो इस वक्त हम सबके सामने खड़ी है उसका असली नाम है मधु। क्यों मिस मधु, कहो अब कि मैं झूठ बोल रही हूँ, यह भी मेरी कोई साजिश है, बताओ सबके सामने। धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अनिका ने दबी हुई आवाज में कहा, अब बताओ सबके सामने सच क्या है। मधु गुप्ता। अनिका के मुंह से मधु गुप्ता सुनकर संध्या के होश उड़ गए। आज तक जिस नाम को उसने अपने सीने के अंदर दफन करके रखा था
अचानक वह नाम सबके सामने बाहर आ चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अनिका ने इतनी छानबीन कैसे कर ली। उसे अब यह भी डर लग रहा था कि अगर अनिका उसका सही नाम जानती थी तो हो सकता था कि अनिका और भी बहुत कुछ जानती हो, मगर अनिका भी इतनी आसानी से सब कुछ बताने वाली नहीं थी। अनिका खामोश खड़ी अपने सामने खड़ी नया चेहरा और पुराना नाम वाली मधु को देख रही थी। तभी भीड़ में से एक 45-50 साल की औरत ने आवाज लगाते हुए कहा, अरे यह मधु गुप्ता तो नाम मैंने सुना हुआ है। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक और नाम याद आया था, लोकेश। हाँ, लोकेश गुप्ता। यह नाम आज से 25 साल पहले काफ़ी सुर्खियों में आया था। लोकेश गुप्ता और मधु गुप्ता पति पत्नी थे। खबर आई थी कि कैलाश अधिकारी ने लोकेश गुप्ता को मार दिया था। उसकी पत्नी यानी कि मधु गुप्ता डर की मारी वहाँ से भाग निकली और सीधे पुलिस स्टेशन जाकर उसने कैलाश अधिकारी के इस जुर्म को रिपोर्ट किया। पुलिस ने कैलाश को गिरफ्तार करने की कोशिश की, मगर कुछ दिनों बाद कैलाश अधिकारी पुलिस की गिरफ्त से पहले से भाग चुका था। कुछ दिनों बाद उस मधु गुप्ता की लाश सड़क के किनारे पुलिस को मिली थी। लाश की शक्ल पूरी तरह से बिगड़ गई थी। ऐसा कहा जा सकता था कि कैलाश अधिकारी ने वापस आकर अपना बदला पूरा किया था। यह पूरा किस्सा सुनकर आसपास खड़े लोग जो इस वारदात के बारे में नहीं जानते थे वह हैरान रह गए। श्रेया और आकाश खुद काफ़ी बड़े सदमे में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन सब बातों का श्रेया की जिंदगी से क्या संबंध था। श्रेया काफ़ी टेंस हो चुकी थी। उसके चेहरे पर जहां एक तरफ काफ़ी कन्फ्यूजन था, वहीं दूसरी तरफ काफ़ी दुख भी था। श्रेया अनिका के पास जाकर धीमी आवाज़ में पूछने लगी, क्या तुम बता सकती हो कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था? अनिका ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता चली सारी बात कही। अनिका ने सबके सामने कहा, 25 साल पहले यह औरत जिसका असली नाम मधु गुप्ता है, वह अपने पति लोकेश गुप्ता के साथ रहा करती थी। मगर मधु गुप्ता का अफेयर एक रईस परिवार के लड़के के साथ शुरू हो गया। उस लड़के का नाम था प्रकाश मित्तल। एक दिन अचानक लोकेश गुप्ता ने मधु गुप्ता और प्रकाश मित्तल को रंगे हाथ पकड़ लिया। उस वक्त मधु गुप्ता अपने प्रेमी प्रकाश के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। जब उसके पति ने उसे रंगों हाथ पकड़ लिया तो मधु गुप्ता यानी कि संध्या का चेहरा लगाई यह औरत जो इस वक्त आप सबके सामने खड़ी है, इस औरत ने 25 साल पहले अपने ही हाथों से अपने पति का कत्ल कर दिया। मगर इसकी बदकिस्मती यह रही कि इसे अपने पति का कत्ल करते हुए कैलाश अधिकारी ने देख लिया था। इससे पहले कि कैलाश अधिकारी किसी को कुछ बता पाता, इस औरत ने पुलिस स्टेशन जाकर यह कह दिया कि कैलाश अधिकारी ने ही इसके पति लोकेश गुप्ता का खून किया है। पुलिस ने इस औरत की बात मान ली और कैलाश अधिकारी को गिरफ्त करने के लिए कैलाश अधिकारी के पीछे अपने आदमी लगा दिए। कैलाश अधिकारी ने यहाँ एक बहुत बड़ी भूल की। बजाय इसके कि पुलिस को सरेंडर करके असलियत बताते, वह पुलिस से बचकर शहर छोड़कर भाग गए। कैलाश अधिकारी के भागने की वजह से यह केस एक ओपन एंड शट केस हो गया। कैलाश अधिकारी ने भागकर यह साबित कर दिया कि लोकेश गुप्ता का खून उसी ने किया था और मधु गुप्ता यानी कि इस औरत के लिए यही बात उसके गुनाहों को छुपाने की सीढ़ी बन गई। मगर अभी भी इस औरत का प्लान कामयाब नहीं हुआ था। यह अपने प्रेमी प्रकाश मित्तल का बच्चा पेट में लिए घूम रही थी। कुछ दिनों बाद मधु की मुलाकात संध्या से होती है, जो कैलाश अधिकारी की प्रेमिका थी। कैलाश अधिकारी और संध्या एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस वक्त संध्या भी कैलाश अधिकारी के बच्चे की मां बनने वाली थी। मधु गुप्ता ने एक बहुत गहरी प्लानिंग की। उसने संध्या के साथ दोस्ती बढ़ाई। धीरे धीरे संध्या को कॉन्फिडेंस में ले लिया। जैसे ही मौका मिला उसने संध्या को बड़ी बेरहमी से मार डाला और फिर संध्या का चेहरा अपनाकर अपने आशिक और प्रेमी प्रकाश मित्तल के साथ शादी कर ली। लोगों की नज़रों में प्रकाश मित्तल के साथ जिसने शादी की वह संध्या थी, मगर असलियत यह थी कि संध्या का चेहरा अपनाकर जिन्होंने प्रकाश मित्तल के साथ शादी की थी वह मधु गुप्ता थी, लोकेश गुप्ता की पत्नी। इस बेरहम औरत ने अपने पति को अपने ही हाथों से मार डाला था। किसी मासूम औरत को जिसने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया था, उसे भी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। वह शायद श्रेया को भी उसी वक्त खत्म कर देती, मगर लोग जान चुके थे कि संध्या प्रेग्नेंट थी और एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। इसलिए ना चाहते हुए मधु गुप्ता को श्रेया को जिंदा रखना पड़ा। अनिका के मुंह से सच्चाई सुनकर अचानक गुलेरिया हाउस के बाहर सन्नाटा छा गया। अनिका ने जो
चुपके से संध्या के मोबाइल के साथ अटैच की थी। उस चिप के जरिए संध्या और प्रकाश मित्तल के बीच में होने वाली सारी बातें अनिका अपने ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए सुन पा रही थी। उसने सारी रिकॉर्डिंग भी स्टोर कर ली थी, मगर अनिका अच्छी तरह जानती थी कि कोर्ट में यह सबूत प्रकाश मित्तल और संध्या मित्तल और मधु गुप्ता को सजा देने के लिए काफी नहीं थे। मगर अनिका ने सारे सबूत पुलिस के हवाले कर दिए थे। अभी अभी लोगों ने जो कुछ भी सुना था वह उनके लिए काफी शॉकिंग थी। लोग भीड़ के बीचों बीच खड़ी मधु गुप्ता और प्रकाश मित्तल की ओर घिन से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो लोग अपने बीच किसी हैवान को देख रहे हो। लोगों ने सुन रखा था कि उन दिनों मधु गुप्ता और लोकेश गुप्ता एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और कैलाश अधिकारी ने लोकेश गुप्ता को बेमौत मारकर उनकी लव स्टोरी का बुरा द एंड किया था। और कैलाश अधिकारी ने कुछ दिनों बाद मधु गुप्ता की भी जान ले ली थी। लोगों को मधु गुप्ता और लोकेश गुप्ता के लिए जितनी सिंपैथी हो रही थी, कैलाश अधिकारी के लिए उतनी ही नफरत। मगर आज सच्चाई सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए। जिस मधु गुप्ता को उन्होंने देवी समझा था वह दरअसल एक खतरनाक डायन थी। यह सब कुछ सुनने के बाद श्रेया का पूरा शरीर कांपने लगा था। आज इतने सालों बाद श्रेया के सामने उसकी माँ की कातिल खड़ी थी। वह कातिल जिसने न सिर्फ श्रेया की मां को मार दिया था बल्कि उसके बाद एक नन्ही सी जान को सालों तक कैदी बनाकर रखा। और आज जब सालों बाद श्रेया को अपने बाप का प्यार मिलने जा रहा था तो वही औरत फिर से उसके बाप को श्रेया से दूर करने लौट आई थी। श्रेया ने उसी वक्त अपने बगल में खड़े सिक्योरिटी गार्ड की गन अचानक से छीनी और संध्या के ऊपर तान दी। श्रेया की आंखों में गुस्सा देखकर लोग समझ गए थे कि श्रेया इस वक्त अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती थी। जितने भी लोग मधु गुप्ता के पीछे खड़े थे वह सारे के सारे डर कर बिखर गए। पुलिस, अनिका और आकाश श्रेया को अपने इमोशंस पर काबू पाने की रिक्वेस्ट करते रहे, मगर ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया के कानों पर उसकी कोई बात नहीं पड़ रही थी। श्रेया बंदूक चलाना नहीं जानती थी, मगर फिर भी बंदूक पर टाइट ग्रिप बनाकर वह धीरे धीरे मधु गुप्ता के पास जाने लगी। प्रकाश मित्तल डर के मारे जमीन पर गिर गया और पीछे की ओर रेंगने लगा। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि मधु गुप्ता न पीछे हट रही थी और न ही उसकी आंखों में मौत का खौफ नजर आ रहा था। श्रेया धीरे धीरे मधु गुप्ता के बिल्कुल करीब पहुंची। श्रेया ने बंदूक का ट्रिगर दबाने की कोशिश की, मगर ऐसा लग रहा था जैसे बंदूक लॉक की गई थी। श्रेया समझ नहीं पा रही थी कि वह बंदूक कैसे चलाए, मगर बदला लेने का जुनून श्रेया के सर पर सवार था। श्रेया अपनी उस माँ की मौत का बदला लेना चाहती थी जिसका चेहरा तक उसने नहीं देखा था इतने सालों तक, जिनकी ममता से वह दूर रही। जब श्रेया ने देखा कि बंदूक चलाना उसके लिए नामुमकिन था तो बंदूक नीचे फेंककर श्रेया ने मधु गुप्ता को थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। मौका देकर पुलिस और गुलेरिया हाउस के सिक्योरिटी गार्ड ने श्रेया के पांव के पास पड़ी बंदूक उठा ली, मगर श्रेया को रोकने के से पहले पुलिस ने इस बात की तसल्ली कर ली थी कि श्रेया ने 25-30 जोरदार थप्पड़ संध्या और मधु गुप्ता के चेहरे पर जड़ दिए थे। श्रेया ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर मधु गुप्ता के चेहरे पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले की गई प्लास्टिक सर्जरी से बनाया गया चेहरा कुछ ही पल में बिखर कर जमीन पर गिर जाएगा और मधु गुप्ता का असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। श्रेया के थप्पड़ खाने के बावजूद मधु गुप्ता लाल लाल आंखों से श्रेया को देखती रही। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, बाल बिखर चुके थे, शरीर जवाब दे चुका था, मगर उसके चेहरे पर ना तो कोई अफसोस नजर आ रहा था और न ही किसी बात का दर्द उसे महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड ने श्रेया को रोकते हुए कहा, मैडम रुक जाओ, ऐसी खतरनाक औरत को कानून के हवाले कर देना ही अच्छा है। आकाश भी श्रेया के पास आया और उसे अपने गले लगाकर कहने लगा, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम क्या फील कर रही हो, मगर हमें कानून पर भरोसा रखना होगा। ऐसी खतरनाक औरत को उसके असली अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें कानून की मदद करनी होगी। आकाश से लिपटने के बाद श्रेया जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते श्रेया अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गई। आकाश उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर वह जानता था कि ऐसी खबर सुनने के बाद श्रेया पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह किसी भी हालत में मधु गुप्ता से बदला लेना चाहती थी, अपनी मरी हुई मां को इंसाफ दिलाना चाहती थी। पुलिस वालों ने संध्या को पकड़ तो लिया था, मगर संध्या ने झुकी हुई गर्दन से नजरें उठाकर जमीन पर पड़ी श्रेया की ओर देखा और सिसकती हुई आवाज में कहने लगी, जिस दिन मैंने मेरी बेटी नताशा का मरा हुआ मुंह देखा था उसी दिन से मैंने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी।
मेरी बेटी का बदला लेना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका था। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा और मेरे परिवार का सर्वनाश चाहती हो, मगर मैं तुम्हें यह कभी देखने नहीं दूंगी। सर्वनाश तुम्हारा होगा, तुम जिसके साथ जुड़ी हो उनका होगा। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सालों पहले मैंने तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली थी, और आज तुम्हारे बाप को भी इतनी दूर भेज दूंगी कि तुम्हें कभी बाप का प्यार नसीब नहीं होगा। मेरी बेटी की जान लेने की ऐसी सजा दूंगी तुम्हें जो मौत से भी बदतर होगी। 2 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन आने वाला था, मगर तुम्हारे साथ इस मौके पर तुम्हारा अपना कहने वाला कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। ना ही तुम्हारी मरी हुई माँ और ना ही तुम्हारा बाप, जो अभी मरा नहीं है, मगर बहुत जल्द तुम उसे भी खो दोगी। यह मेरा श्राप है तुम्हें। उन दिनों कैलाश अधिकारी और लोकेश गुप्ता दोनों एक साथ जुआ खेलते थे। दोनों दिन भर गुंडागर्दी करते रहते थे और कोई काम नहीं करते थे। लोकेश गुप्ता को जुआ खेलने के लिए हमेशा ही पैसों की जरूरत होती थी, इसलिए अपनी बीवी मधु गुप्ता को वह प्रकाश मित्तल के पास भेज देता था। प्रकाश मित्तल बदले में लोकेश गुप्ता को कुछ पैसे दे देता। हालांकि मधु गुप्ता इस बात से काफी नाराज रहती थी, पर धीरे धीरे प्रकाश मित्तल को मधु गुप्ता पसंद आने लगी। वह आए दिन उसे शहर के बाहर किसी होटल में बुलाता। होटल में मधु गुप्ता के साथ रात गुजारने के बाद प्रकाश मित्तल लोकेश गुप्ता को कुछ पैसे भिजवा देता। यह सिलसिला लगातार कुछ महीनों तक चलता रहा। तभी एक दिन अचानक लोकेश गुप्ता को पता चला कि मधु गुप्ता प्रकाश मित्तल के बच्चे की मां बनने वाली है। लोकेश गुप्ता को इस बात से प्रकाश मित्तल के पास बड़ी रकम वसूलने का मौका मिल गया, मगर अब मधु गुप्ता के लिए पानी सर से ऊपर चला गया था। जब लोकेश की इरादों के बारे में मधु गुप्ता को पता लगा, तब मधु गुप्ता ने उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। जब भी मधु गुप्ता पैसों के लिए प्रकाश मित्तल के साथ सोने से मना कर देती थी, लोकेश गुप्ता उसे बहुत मारता पीटता था। मधु गुप्ता ने एक साथ अपना पूरा गुस्सा लोकेश गुप्ता पर उतारते हुए उसे मौत की नींद सुला दिया। लोकेश गुप्ता को मारने के बाद जब मधु गुप्ता ने मुड़कर पीछे देखा, तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि अपने ही पति का कत्ल करते हुए कैलाश अधिकारी ने उसे देख लिया था। पहले तो मधु गुप्ता काफी डर गई। उसने कैलाश अधिकारी के सामने हाथ पैर जोड़े कि यह बात किसी से ना कहें, मगर कैलाश अधिकारी ने उसे बताया कि यह बात ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकती। उसे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए। हो सकता है कि कानून एक औरत की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए उसे माफ़ कर दे। मगर कैलाश अधिकारी की बात सुनने के बजाय मधु गुप्ता ने अपने एक हाथ पर छुरी से वार किया। लहूलुहान हाथ लेकर मधु गुप्ता पुलिस स्टेशन चली गई और पुलिस को बताया कि कैलाश अधिकारी ने उसके पति लोकेश गुप्ता को बेरहमी से मार दिया है। पुलिस जब कैलाश अधिकारी की तलाश करने लगी, तब कैलाश अधिकारी शहर छोड़कर भाग निकला। मगर कैलाश अधिकारी के ऐसा करने से पुलिस को ये यकीन हो गया कि लोकेश गुप्ता को कैलाश अधिकारी ने ही मारा था। अफरा तफरी में बनाया हुआ मधु गुप्ता का प्लान उसे कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था। लोकेश गुप्ता उसकी जिंदगी से जा चुका था और उसके खून का इल्जाम कैलाश अधिकारी खुद ही अपने सर पर लेकर भाग गया था। मधु गुप्ता अपने पेट में प्रकाश मित्तल का बच्चा लेकर प्रकाश मित्तल के पास अपना हक मांगने आई। वह प्रकाश मित्तल से शादी करना चाहती थी, मगर प्रकाश मित्तल ने मधु गुप्ता से कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मधु गुप्ता पहले से शादीशुदा थी और समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। मित्तल परिवार की बहू बनने के वह लायक नहीं थी। प्रकाश मित्तल ने वह वक्त मधु गुप्ता को यह भी बताया था कि अगर वह मधु गुप्ता से शादी कर लेता है तो हो सकता है पुलिस को यह भी शक हो जाए कि कहीं लोकेश गुप्ता का खून करने के पीछे प्रकाश मित्तल और मधु गुप्ता का हाथ तो नहीं। और मित्तल परिवार का वारिस होने के नाते प्रकाश मित्तल यह रिस्क नहीं लेना चाहता था। प्रकाश मित्तल ने मधु गुप्ता से यह भी कहा था कि वह इतनी भी खूबसूरत नहीं कि वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी करे। मधु गुप्ता मायूस होकर प्रकाश मित्तल के घर से चली गई। कुछ दिनों बाद मधु गुप्ता ने नताशा को जन्म दिया। प्रकाश मित्तल मधु गुप्ता को आर्थिक मदद जरूर करता था, मगर उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। प्रकाश मित्तल अच्छी तरह जानता था कि नताशा उसी की बेटी थी, मगर किसी तरह वह मधु गुप्ता को अपनाना नहीं चाहता था। कुछ दिनों बाद अपने हाथों में 2 दिन की बच्ची लिए संध्या मधु गुप्ता के घर आई। संध्या उन दिनों कैलाश अधिकारी से बहुत प्यार करती थी। उसने कैलाश अधिकारी की बेटी को जन्म दिया था, मगर कैलाश अधिकारी कई दिनों से शहर से लपाता था। संध्या ने मधु से पूछा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था।
संध्या मानने के लिए तैयार नहीं थी कि कैलाश अधिकारी किसी का खून कर सकता था। हाँ, वह काफ़ी बदमाशियाँ करता था, मगर कैलाश अधिकारी किसी का खून कर सके, यह बात संध्या के गले से नहीं उतर रही थी। मधु कुछ देर तक संध्या को देखती रही। संध्या देखने में बेहद खूबसूरत थी। कई बार लोकेश गुप्ता ने भी मधु गुप्ता को यह कहते हुए पीटा था कि कैलाश अधिकारी की किस्मत इसलिए ज़्यादा चमकी है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में संध्या जैसी खूबसूरत लड़की शामिल है। मधु गुप्ता को संध्या को देखते ही उसके लिए जलन महसूस होने लगी। उसने संध्या को यह कहकर वापस भेज दिया कि कैलाश अधिकारी को जरूर एक दिन उसके किए की सजा मिलेगी। संध्या को जिस दिन से मधु गुप्ता ने देखा, उस दिन से वो अपने मन में एक प्लान बनाने लगी। मौका देखते ही मधु गुप्ता ने संध्या को बेरहमी से मार दिया। उसे मारने के बाद काफी देर तक मधु गुप्ता संध्या के चेहरे को देखती रही। संध्या की छोटी सी बच्ची को अपने साथ रखने के बाद मधु गुप्ता ने प्रकाश मित्तल की मदद से संध्या का चेहरा चुराया। उसका चेहरा चुराने के बाद उसने संध्या की लाश को इतनी बुरी तरह से कुचल दिया कि कोई यह पहचान न पाए कि आखिर यह लाश किसकी थी। मधु गुप्ता ने अपने कुछ डॉक्यूमेंट लाश के आसपास रख दिए और फिर प्रकाश मित्तल की मदद लेकर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए संध्या का चेहरा अपना लिया। पुलिस को जब संध्या की लाश मिली तो उन्होंने डॉक्यूमेंट के जरिए रिपोर्ट में लिख दिया कि जो लाश मिली थी वह मधु गुप्ता की थी। पुलिस और लोग यही समझने लगे कि कैलाश अधिकारी ने वापस आकर लोकेश गुप्ता की बेबी की जान ले ली थी। वहां संध्या को मारकर उसे मधु गुप्ता साबित कर दिया गया और मधु गुप्ता प्रकाश मित्तल के साथ संध्या बनकर रहने लगी। अब सिर्फ एक ही दिक्कत रह गई थी। लोग जानते थे कि संध्या के पेट में जो बच्चा था वह कैलाश अधिकारी का था और मधु गुप्ता यह नहीं चाहती थी कि लोग नताशा को कैलाश अधिकारी की बेटी माने। इसलिए मधु गुप्ता ने श्रेया और नताशा के बर्थ सर्टिफिकेट की अदला बदली कर दी और श्रेया, जो कि नताशा से कुछ महीने छोटी थी, उसे हमेशा से यह कहा गया कि वह नताशा की बड़ी बहन है। उस दिन के बाद मधु गुप्ता ने कई बार चाहा कि श्रेया किसी तरह अपना दम तोड़ दे, मगर कई कोशिशों के बाद भी मधु गुप्ता, जो अब संध्या मित्तल बन चुकी थी, वह ऐसा करने में नाकामयाब हो पाई। पुलिस प्रकाश मित्तल और संध्या मित्तल और मधु गुप्ता को अरेस्ट करके वहां से ले गई। अनिका ने जो भी सबूत दिए थे उससे कोर्ट में यह आसानी से साबित हो जाता कि 25 साल पहले जो कत्ल हुए थे उनके पीछे कैलाश अधिकारी का नहीं बल्कि मधु गुप्ता और प्रकाश मित्तल का हाथ था। यह बात तो तय थी कि मधु गुप्ता अपनी आगे की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताने वाली थी। जो भीड़ गुलेरिया हाउस के बाहर इकट्ठा हुई थी, वह लोग अब न सिर्फ श्रेया को सिंपैथी से देख रहे थे, बल्कि कैलाश अधिकारी के लिए जो भी बातें उनके मन में चल रही थी वह भी दूर हो गई। अब लोगों की नज़रों में श्रेया किसी खूनी की बेटी नहीं थी। श्रेया इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी। आकाश और अनिका उसे घर के अंदर ले गए। घर के अंदर पहुंचते ही श्रेया फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी उस माँ की याद आने लगी जिसे उसने कभी देखा भी नहीं था। बार बार अपनी माँ के साथ हुए अत्याचार के बारे में श्रेया सोचने लगी थी। वह अपनी माँ के दर्द को महसूस कर सकती थी। श्रेया बचपन से लेकर आज तक माँ के प्यार के लिए तरसी थी। उसे हमेशा ऐसा लगा था कि दुनिया की सभी माएँ अपनी औलाद से इतनी प्यार करती हैं, फिर आखिर उसकी माँ उससे नफरत क्यों करती थी। रोती हुई श्रेया के गालों पर अचानक ही नन्ही सी पिंकी ने अपना हाथ रखा। पिंकी ने धीरे से श्रेया के आंसू पोंछते हुए कहा, मम्मा आप मत रोइए। आप हमेशा यह सोचती थी कि आपकी मम्मा आपसे प्यार क्यों नहीं करती। मैं भी हमेशा यही सोचती थी। मैं समझ सकती हूँ आपके दिल पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। नन्ही सी पिंकी के मुंह से जब श्रेया ने यह बात सुनी तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि पिंकी ने भी बचपन में भी वह सब कुछ फील किया था जो श्रेया अपने बचपन से लेकर आज तक करती आ रही थी। पिंकी की बात सुनते ही श्रेया ने पिंकी के गले से लगा लिया और उसे लगातार चूमने लगी। कुछ वक्त बाद जब श्रेया की सांसें कुछ नॉर्मल होने लगी तब नन्ही सी पिंकी ने श्रेया के कानों में कहा, जो आपसे प्यार नहीं करती थी वह तुम्हारी माँ ही नहीं थी, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तभी पिंकी के ठीक बगल में शरारती रिया आकर बैठ गई। रिया ने अपनी गेमिंग टेबलेट में स्टोर किए हुए कुछ लड़कों की तस्वीरें श्रेया को दिखाते हुए कहा, मामी आपको अगर आपका मूड ठीक करना हो तो देखिए, मेरे पास कई हैंडसम लड़कों की तस्वीरें हैं। मुझे भूमिका बुआ ने यह सारी तस्वीरें भेजी हैं।
मुझे सिलेक्ट करना है कि इनमें से सबसे हैंडसम लड़का कौन है जिसके साथ बुआ खाना खाने जा सकती हैं। नन्ही सी रिया के मुंह से यह बात सुनकर अनिका और आकाश हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी आर्यन ने गुस्से से रिया का हाथ पकड़ा और उसे रिया और पिंकी से कुछ दूर ले गया। आर्यन ने बड़े ही गुस्से से अपनी बहन रिया से कहा, तुमसे कितनी बार कहा है कि भूमिका बुआ से दूर रहा करो। अगर डैड को पता चला तो तुम्हें बहुत डांटेंगे। और मेरी बात अच्छी तरह से सुन लो, डैड अभी तुम्हें जितना प्यार करते हैं, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो उतनी ही डिफिकल्ट पनिशमेंट भी देंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। कहीं न कहीं नन्हा सा आर्यन भी अपनी बहन के लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव हो रहा था। उसे पसंद नहीं था कि रिया इस तरह लड़कों की तस्वीरें अपने टैबलेट में स्टोर करे। आर्यन की बात सुनते ही हॉल में मौजूद सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। फाइनली बड़ी देर बाद श्रेया भी मुस्कुरा रही थी। अब श्रेया को पिछली जिंदगी के बारे में भूलकर अपनी आने वाली जिंदगी की ओर देखना था, पिंकी और आकाश की ओर देखना था। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। अनिका अपने बेडरूम में सोने की तैयारियां कर रही थी। उसे पता था कि अगले दिन श्रेया की शादी में काफ़ी भागदौड़ होने वाली है, इसलिए आराम करना बहुत ज़रूरी था। अनिका ने दोनों बच्चों से कह दिया कि उसके सोने के ठीक 1 घंटे बाद दोनों बच्चों को भी सो जाना होगा। और अगर अनिका ने देखा कि देर रात तक बच्चे जाग रहे हैं तो दोनों की खूब पिटाई होगी। आर्यन और रिया यह बात अच्छी तरह जानते थे कि एक बार अगर अनिका की आंख लग गई तो वह सीधे सुबह ही जगती है। दोनों बच्चे अनिका के सोने के बाद अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाते थे, मगर अनिका के सामने डरी हुई शक्ल लेकर नन्ही सी रिया ने कहा, नहीं नहीं मम्मा, आप सो जाती हो, उसके कुछ ही मिनट बाद हम दोनों भी सो जाते हैं। हमें तो आपके बिना वैसे भी मज़ा नहीं आता। अनिका जानती थी कि उसकी नन्ही सी गुड़िया झूठ बोल रही थी, मगर अनिका को रिया के इसी अंदाज पर बहुत प्यार भी आता था। दोनों बच्चों को चूमकर अनिका अपने बिस्तर पर सोने ही वाली थी कि उसने देखा इंस्पेक्टर अब्बास का कॉल आ रहा था। अनिका ने जैसे ही बालकनी में जाकर इंस्पेक्टर अब्बास का कॉल रिसीव किया, इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, कैलाश अधिकारी हमारी गिरफ्त से भाग निकला है। इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनने के बाद अनिका कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैलाश अधिकारी ने ऐसा क्यों किया था। फिलहाल कैलाश अधिकारी के ऊपर जो चार्ज लगे थे उसमें कैलाश अधिकारी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 साल की सज़ा हो सकती थी। कैलाश अधिकारी के ऊपर लगे मर्डर के चार्जेज अनिका ने खुद सबूत देकर हटा दिए थे, मगर कैलाश अधिकारी की इस हरकत की वजह से अब 2 या 3 साल की सज़ा 5 या 6 साल की सज़ा में बदल सकती थी। शहर से कुछ दूर एक हेलीपैड पर एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार था। कैलाश अधिकारी का खास आदमी कैलाश अधिकारी से कह रहा था, सर चलिए अभी के अभी हमारे साथ, कोई आपको दोबारा पकड़ पाए उससे पहले हमें इस देश से निकल जाते हैं। यही ही मौका है, एक बार हम इस देश की सरहद पार कर लें, उसके बाद यहाँ का कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैलाश अधिकारी एक इमारत के 40वें फ्लोर पर खड़े हुए थे। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो दिल्ली शहर के बाकी ऊंची इमारतें और घरों से जगमगाती हुई रोशनी उनकी आंखों पर पड़ रही थी। वह मन ही मन सोच रहे थे, अगर वह इस वक्त अपने गैंग के बाकी लोगों के साथ देश छोड़कर निकल गए तो उनकी बेटी इस शहर में बिल्कुल अकेली रह जाएगी और हो सकता है कि दोबारा अपनी बेटी को मिलने के लिए वह वापस देश में कदम भी न रख पाए। कैलाश अधिकारी अपनी बेटी को इस बार इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे, मगर इससे पहले कि वह अपने आदमियों से कुछ कहते, अचानक उनके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया। कॉल रिसीव करते ही कैलाश के कानों पर एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ने लगी। फ़ोन पर किसी ने कैलाश अधिकारी से कहा, क्या सोच रहे हो, तुम्हें जाना नहीं है। कैलाश अधिकारी ने उस आदमी की बातों का जवाब देते हुए कहा, अगर मैं इस वक्त चला गया तो कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। उस आदमी ने कैलाश अधिकारी की बात सुनने के बाद कहा, बेवकूफ़ी मत करो, पहली बात तो यह थी कि तुम इस देश में आना नहीं चाहिए था। अब यह मत भूलो कि जो कॉन्ट्रैक्ट तुमने लिया है उसे पूरा करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन लोगों को वापस ले कर जाना होगा तुम्हें। यह मत भूलो कि इस देश में तुम पर मर्डर चार्ज भी लगा है। कैलाश अधिकारी ने गुलेरिया हाउस के बाहर जो कुछ भी हुआ था वह सब कुछ सुन लिया था। कैलाश अधिकारी ने जवाब देते हुए कहा, मगर वह खून मैंने नहीं किया था और यह भी साबित हो गया है कि मेरा उन मर्डर्स के साथ कोई लेना देना नहीं था।
तभी उस आदमी ने जवाब देते हुए कहा, मगर ऐसी कई बातें हैं जो अभी भी अगर कोर्ट में साबित हो जाएं तो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। यह मत भूलो कि तुम सालों पहले जिस रास्ते को चुन चुके हो, अब तुम उस रास्ते को छोड़ नहीं सकते। क्या है कि हमारा धंधा ही ऐसा है, पहले इंसान धंधे को चुनता है और एक बार अगर धंधा इंसान को चुन ले तो वह चाह कर भी इस धंधे को नहीं छोड़ सकता। अब चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ, उन लोगों को देश की सरहद से पार निकालो और उसके बाद मेरे अगले ऑर्डर का इंतजार करो। फोन पर उस आदमी की आवाज़ सुनने के बाद कैलाश अधिकारी ने अपनी नजरें झुकाकर कहा, ठीक है। वहां अनिका के साथ फोन पर बात कर रहे इंस्पेक्टर अब्बास ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वह अगर देश छोड़कर भागने में कामयाब हो गया तो वह वापस कभी इस देश में नहीं आ पाएगा। और कैलाश अधिकारी ने हमारे लॉकअप से भागकर यह साबित कर दिया है कि वह एक सचमुच खतरनाक मुजरिम है और क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। हो सकता है आने वाले दिनों में कैलाश अधिकारी को एक इंटरनेशनल वांटेड क्रिमिनल भी घोषित कर दिया जाए। इंस्पेक्टर अब्बास की बातें अनिका के कानों पर जरूर पड़ रही थी, मगर इस वक्त अनिका कुछ और ही सोच रही थी। अचानक ही अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, एक बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है इंस्पेक्टर अब्बास, जहाँ तक मैंने देखा है स्पेशल डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, मगर फिर भी कैलाश अधिकारी आप लोगों की गिरफ्त से निकलकर भागने में कामयाब हो गए। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कैसा हुआ? अनिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास का ईगो हर्ट हुआ था। अनिका की बात का जवाब देते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट की लॉकअप काफ़ी मजबूत है, यहाँ कोई बम का धमाका भी असर नहीं कर सकता। हमारी इजाज़त के बिना परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। अनिका ने बदले में इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, फिर यह कैसे हुआ कि कैलाश अधिकारी आपकी जानकारी के बाहर जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो गए?